नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आँख की किरकिरी का छठा अध्याय। आँख की किरकिरी के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब तक हमने देखा था कि महेंद्र की विनोदिनी से दोस्ती हो जाती है तो वह बिहारी को भी भूलने लगता है। आज बिहारी उसको देखने आया है और वह बीमारी का बहाना करके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब आगे बिहारी ने सोचा, दूर दूर रहने से अब काम नहीं चलने का, मुझे जैसे चाहे हो इसके बीच में अपने लिए जगह बनानी ही पड़ेगी। इनमें से किसी को यह पसंद तो ना होगा, लेकिन फिर भी मुझे रहना ही पड़ेगा। बुलावे या स्वागत की अपेक्षा किए बिना ही बिहारी महेंद्र के व्यू में दाखिल होने लगा। उसने विनोदिनी से कहा, विनोद भाभी, इस शख्स को इसकी माँ ने बर्बाद किया, इसकी बीवी बर्बाद कर रही है। तुम भी उस जमात में शामिल ना होकर इसे कोई नई राह सुझाओ ना। महेंद्र ने पूछा, यानी मेरे जैसा आदमी जिसे कभी कोई नहीं पूछता। बिहारी ने कहा, महेंद्र, उसको बर्बाद करो। बर्बाद होने की उम्मीदवारी इतनी आसान नहीं है बच्चू, की दरखास्त दे दो और मंजूर हो गई। विनोदिनी हंसकर बोली, बर्बाद होने का दम होना चाहिए बिहारी बाबू। बिहारी, अपने आप में वह खूबी ना भी हो तो पराये हाथ से आ सकती है, एक बार देख ली तो पनाह देकर। विनोदिनी, यूं तैयार होकर आने से कुछ नहीं होता, लापरवाह रहना होता है। क्या ख्याल है भाई, आंख की किरकिरी, अपने इस देवर का भार तुम्हें उठाओ ना। आशा ने 2 उंगलियों से उसे ठेल दिया। बिहारी ने भी इस दिल्लगी में साथ न दिया। विनोदिनी से यह छिपा न रहा कि बिहारी को आशा से मजाक करना पसंद नहीं। वह आशा पर श्रद्धा रखता है और विनोदिनी को उल्लू बनाना चाहता है। यह बात उसे चुभी। उसने आशा से फिर कहा, तुम्हारा यह भिखारी देवर मुझे इंगित करके तुमसे ही दुलार की भीख मांगने आया है, कुछ दे दो ना बहन। आशा बहुत खींच उठी। ज़्यादा देर के लिए बिहारी का चेहरा तमतमा गया। दूसरे ही दम वह हंसकर बोला, दूसरे पर यूँ टाल देना ठीक नहीं। विनोदिनी समझ गई, बिहारी सब बंटाधार करके आया है, इसके सामने हथियार बंद रहना जरूरी है। महेंद्र भी आजीज आ गया। बोला, बिहारी, तुम्हारे महेंद्र भैया किसी व्यापार में नहीं पड़ते, जो पास है उसी से खुश है। बिहारी, खुद ना पढ़ना चाहते हो ना चाहें, मगर किस्मत में लिखा होता है तो व्यापार की लहर बाहर से भी हो सकती है। विनोदिनी, बहरहाल आपके हाथ तो खाली हैं, फिर आपकी लहर किधर से आती है। और व्यंग की हंसी हंसकर उसने आशा को दबाया। आशा कुड़कर चली गई। बिहारी मुंह की खाकर गुस्से में भी चुप रहा। वह जाने को तैयार हुआ तो विनोदिनी बोल उठी, हताश होकर न जाइए बिहारी बाबू, मैं आंख की किरकिरी को भेज देती हूँ। विनोदिनी के उठने से बैठक टूट गई। इससे महेंद्र मन ही मन नाराज हुआ। महेंद्र की नाराज शक्ल देखकर बिहारी का आवेग उमड़ आया। बोला, महेंद्र भैया, अपना सत्यानाश करना चाहते हो करो, तुम्हारी ऐसी ही आदत रही है, लेकिन जो सरल हृदय की साध्वी तुम्हारा विश्वास करके पनाह में है, उसका सत्यानाश तो ना करो। अब भी कहता हूँ, ऐसा ना करो। कहते कहते बिहारी का गला रूंध गया। दबे क्रोध से महेंद्र ने कहा, बिहारी, तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, बुझौल रहने दो, साफ साफ बताओ। बिहारी ने कहा, मैं 2 ही टुक कहूँगा, विनोदिनी तुम्हें जानबूझकर पाप की ओर खींच रही है और तुम बिना समझे कदम बढ़ा रहे हो। अब महेंद्र गरज उठा, सरासर झूठ है। तुम अगर भले घर की बहू बेटी को गलत शुभे की निगाह से देखते हो तो तुम्हारे घर के अंदर आना ठीक नहीं। इतने में विनोदिनी एक थाली में मिठाइयाँ लेकर आई और बिहारी के सामने रखी। बिहारी बोला, अरे यह क्या, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। विनोदिनी, ऐसी क्या बात, मुंह मीठा करके ही जाना होगा। बिहारी बोला, मेरी दरखास्त मंजूर हुई, शायद आदर सत्कार शुरू हो गया। विनोदिनी होठ दबाकर हंसी। कहा, आप जब देवर ठहरे, रिश्ता तो जोर का है। जहाँ दावा कर सकते हैं वहाँ तो भीख क्या मांगना, आदर तो आप छीन कर ले सकते हैं। आप क्या कहते हैं महेंद्र बाबू? महेंद्र बाबू ने कोई टिप्पणी नहीं कही। विनोदिनी, बिहारी बाबू, आप शर्म से नहीं खा रहे हैं या नाराजगी से? किसी और को बुलाना पड़ेगा? बिहारी, नहीं जरूरत थी, जो मिला है काफ़ी है। विनोदिनी, मजाक, आपसे तो पार पाना ही मुश्किल है, मिठाई से भी मुंह बंद नहीं होता आपका। रात को आशा ने महेंद्र से बिहारी की शिकायत की। महेंद्र और दिन की तरह हंसकर टाल नहीं गया, बल्कि उसने साथ दिया।
सुबह ही महेंद्र बिहारी के घर गया और बोला, बिहारी लाख हो, विनोदनी आखिर अपने घर की तो नहीं है, तुम सामने होते हो तो उसे ऐसी कैसी झिड़क होती है। बिहारी ने कहा, अच्छा तब तो यह ठीक नहीं, उन्हें अगर ऐतराज है तो मैं सामने न जाऊंगा। महेंद्र निश्चिंत हुआ। यह अप्रिय काम इस आसानी से बन जाएगा वह सोच भी न सका था। बिहारी से वह डरता था। वह उसी दिन महेंद्र के घर गया। बोला, विनोद भाभी मुझे माफ़ कर दो। कैसी माफ़ी? विनोदिनी ने पूछा। बिहारी, महेंद्र से मालूम हुआ मैं यहाँ आकर सामने होता हूँ, इसलिए आप नाराज हैं, इसलिए मैं माफ़ी मांगकर रुखसत हो जाऊँगा। विनोदिनी, ऐसा भी होता है भला? मैं तो आज हूँ कल नहीं रहूँगी, मेरी वजह से आप क्यों रुखसत होंगे? इतना झमेला होगा यह जानती होती तो मैं कभी यहाँ ना आती, कहकर विनोदिनी मुंह मलिन किए बिना आंसू छिपाने को तेजी से चली गई। बिहारी के मन में आया, झूठे ही संदेह पर मैंने नाहकी विनोदिनी के मन को चोट पहुंचाई। उस दिन मानो मुश्किल में पड़ी राजलक्ष्मी महेंद्र के पास जाकर बोली, महेंद्र, विपिन की बहू घर जाने के लिए उतावली हो गई है। क्यों? उन्हें यहाँ कोई तकलीफ है? महेंद्र ने पूछा। राजलक्ष्मी, तकलीफ नहीं, वह कहती है मुझ जैसी विधवा ज्यादा दिन दूसरे के घर रहेगी तो लोग निंदा करेंगे। महेंद्र शुभ होकर बोला, तो यह क्या पराया घर है? बिहारी बैठा था। महेंद्र ने उसे खींची निगाह से देखा। बिहारी ने सोचा था कल मैंने जो कुछ कहा उसमें निंदा का आभास था, शायद उसी से विनोदिनी का जी दुखा। पति पत्नी दोनों विनोदिनी से रूठे रहे। ये बोली, हमें पराया समझती हो बहन? वे, हम इतने ही दिनों में तुमसे पराये हो गए? विनोदिनी ने कहा, हमें क्या तुम आजीवन पकड़े रहोगी? महेंद्र, ऐसी जुर्रत हमें कहाँ? आशा, फिर ऐसे क्यों हमारे जी को चुराया तुमने? उस दिन कुछ भी तय ना हो सका। विनोदिनी बोली, नहीं बहन, बेकार है, 2 दिनों के लिए ममता ना बढ़ाना ही ठीक है, कहकर अकुलाई हुई आंखों से उसने एक बार महेंद्र को देखा। दूसरे दिन बिहारी ने आकर कहा, विनोद भाभी, यह जाने की जिद क्यों? कोई कसूर किया है, उसी की सजा? मुंह फेंककर विनोदिनी बोली, कसूर आप क्यों करने लगे? कसूर है मेरी तकदीर का। पर अगर आप चली जाएंगी तो मुझे यही लगता रहेगा कि मुझी से नाराज होकर चली गई हैं आप। करुण आंखों से विनती जाहिर करती हुई विनोदिनी बिहारी की ओर ताका। कहा, आप ही कहिए, मेरा रहना उचित है? बिहारी मुश्किल में पड़ गया। रहना उचित है यह बात वह कैसे कहे? बोला, ठीक है, आपको जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन 2-4 दिन रुक कर जाएं तो क्या हर्ज है? अपनी दोनों आंखें झुकाकर विनोदिनी ने कहा, आप सब लोग रहने का आग्रह कर रहे हैं, आप लोगों की बात टालकर जाना मेरे लिए मुश्किल है, मगर आप लोग गलती कर रहे हैं। कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी पलकों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें तेजी से ढुलकने लगी। बिहारी इन मौन आंसुओं से व्याकुल होकर बोल उठा, महज इन कुछ दिनों में ही आपने सबको मोह लिया है, इसी से आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता, अन्यथा ना सोचे विनोद भाभी, ऐसी लक्ष्मी को चाह कर विदा भी कौन करेगा? आशा घूंघट काढ़े एक कोने में बैठी थी। घूंघट सरका कर वह रहकर आंखें पहुंचने लगी। आइंदा विनोदिनी ने जाने की बात ना चलाई। बीच में यह जो जमेला खड़ा हुआ था उसे एक बारगी चुका देने की नीयत से महेंद्र ने प्रस्ताव रखा कि अगले इतवार को दमदम के बगीचे में पिकनिक कर आएं। आशा बहुत खुश हो गई, लेकिन विनोदिनी राजी ना हुई। उसको तैयार ना होने से आशा और महेंद्र मायूस हो गए। उन्हें लगा कि इन दिनों विनोदिनी ने ना जाने क्यों दूर हट जाना चाहती है। तीसरे पैर बिहारी आया। विनोदिनी बोली, जरा देखिए तो बिहारी बाबू, महेंद्र बाबू दमदम जा रहे हैं पिकनिक के लिए, मैं नहीं जाना चाहती, सुबह से दोनों मुझसे रूठे हैं। बिहारी बोला, नाराज होना उनका बेजा नहीं, आप साथ ना गई तो इनकी पिकनिक होगी? ईश्वर करे साथ में दुश्मन को भी वैसी ना हो। विनोदिनी, फिर आप भी चलिए ना, आप चले तो मैं भी चलूँगी। बिहारी, ठीक तो है, मगर बात यूँ है कि कर्म दरअसल कर्ता की इच्छा पर होता है। बाबू की क्या राय है? बिहारी के प्रति इस पक्षपात से मालिक और मालकिन दोनों ही भीतर भीतर कुड़ गए। बिहारी को साथ चलने की बात से महेंद्र का आधा उत्साह जाता रहा। वह बिहारी को हर तरह से यह जता देने को आतुर था कि उसकी मौजूदगी विनोदिनी को कभी पसंद नहीं, लेकिन अब तो उसे छोड़ जाना असंभव होगा। महेंद्र, बेजा क्या है, अच्छा ही तो है, लेकिन बिहारी तुम्हारा खास ऐब है कि जहाँ जाते हो वहाँ कोई ना कोई हंगामा मचाने से बाज नहीं आते। या तो आसपास के बच्चों की जमात जुटा लोगे या फिर गोरों से मारपीट की नौबत। क्या कर बैठोगे क्या पता।
बिहारी महेंद्र की अनिच्छा को समझ गया, मनी मन हंसा, बोला, दुनिया में यही तो मजा है, कैसे क्या हो जाए, वहाँ कहाँ कौन सा फसाद खड़ा हो जाए, पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो विनोद भाभी, तड़के ही चल देना पड़ेगा, मैं समय से हाजिर हो जाऊंगा। सामान और नौकरों के लिए एक 3rd क्लास और उन लोगों के लिए एक 2nd क्लास की बग्गी लाई गई। खासा बड़ा एक पैक बक्स लिए बिहारी ठीक समय पर हाजिर हो गया। महेंद्र ने कहा, अरे यह फिर क्या उठा लाए, नौकरों वाली गाड़ी में तो अब यह आएगा नहीं। बिहारी, आप परेशान ना हो, मैं ठीक किए देता हूँ। विनोदनी और आशा गाड़ी पर सवार हुए। बिहारी के क्या करे, महेंद्र जरा आगा पीछा करने लगा। बिहारी ने अपना सामान गाड़ी के ऊपर पटका और आप कोच बक्स पर जा बैठा। महेंद्र के जी में आया, वह सोच रहा था जाने बिहारी अंदर ही बैठ जाएगा कि क्या करेगा। विनोदिनी ने परेशान होकर पूछा, गिर तो नहीं पड़ेंगे बिहारी बाबू? अरे आप फिक्र ना करें, गिरना या बेहोश हो जाने की भूमिका नहीं है अपने पास। जैसे ही गाड़ी खिसकी, महेंद्र ने कहा, ना हो तो मैं ही ऊपर जाता हूँ, बिहारी अंदर आ जाए। आशा ने जल्दी से उसकी चादर खींची, कहा, नहीं तुम नहीं जा सकते। विनोदिनी बोली, आपकी आदत नहीं, क्या पता गिरविर पड़े। जोश में आकर महेंद्र ने कहा, गिर पड़ूंगा हरगिज नहीं, और वह गाड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। विनोदिनी, तोहमत आप बिहारी बाबू पर लगाते हैं, मगर हंगामा मचाने में तो आप बेजोड़ हैं। महेंद्र ने जरा मुंह लटका कर कहा, अच्छा एक काम करें, मैं एक और गाड़ी लेकर चलता हूँ, बिहारी यहाँ आ जाए। आशा ने कहा, तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। विनोदनी, और मैं तब गाड़ी से कूद पड़ूं। होते होते झंझट आखिर निपट गया। रास्ते भर महेंद्र गंभीर रहा। गाड़ी दमदम के बगीचे में पहुंच गई। नौकरों वाली गाड़ी बहुत पहले ही रवाना हो गई थी, लेकिन अभी तक उसका पता ना था। शरद का सवेरा बड़ा ही सुहाना, धूप निकल आई थी, ओस की बूंद सूख चुकी थी, पर निर्मल प्रकाश से पेड़ पौधे झिलमिला रहे थे। दीवार से लगी हर श्रृंगार की कतार थी, नीचे फूल बिछ गए थे, बहुत प्यारी प्यारी खुशबू। कलकत्ता की ईंट की ऊंची दीवार के घेरे में बाहर आकर आशा वन की हिरनी सी उमंग उठी। विनोदिनी के साथ उसने ढेरों फूल बिने, पेड़ से शरीफे तोड़े और नीचे बैठकर खाए। दोनों सखियों ने पोखर से देर तक स्नान किया। एक निरर्थक आनंद से इन दो नारियों ने पेड़ों की छाया और छिटकी किरणों, पोखर के पानी और कुंजों के फूल पत्तों की पुलकित को सचेतन भी कर दिया। दोनों सखियां नहा आई, देखा नौकरों वाली गाड़ी अब भी नदारत है। महेंद्र बंगले के बरामदे में बिछी एक चौकी पर बैठा बैठा उदास होकर एक विलायती इश्तिहार पढ़ रहा था। विनोदिनी ने पूछा, और बिहारी बाबू? संक्षेप में महेंद्र बोला, पता नहीं, चलिए ना उन्हें ढूंढे। आखिर उन्हें कोई चुरा कर लेकर तो नहीं जाएगा, ढूंढे बिना भी मिल जाएंगे। विनोदिनी, मगर हो सकता है आपकी फिक्र में वह बेहाल होकर चल दिए, चलकर उन्हें दिलासा ही दे आए। तालाब के किनारे बंधा हुआ विशाल बरगद था। उसी के चौतारे पर बिहारी अपना पैक बॉक्स खोलकर मिट्टी के तेल का चूल्हा जलाकर पानी गर्म कर रहा था। जैसे ही लोग पहुंचे, उसने सबको चौतारे पर बिठाकर एक एक प्याला गर्म चाय और तश्तरी में 2-1 मिठाइयाँ देकर उनकी खातिर की। विनोदिनी बार बार कहने लगी, गनीमत है कि बिहारी बाबू सारा सरंजाम साथ ले आए, वरना चाय ना मिलती तो क्या हाल होता महेंद्र बाबू का। चाय मिली तो महेंद्र जी उठा, फिर भी बोला, यह सब बिहारी की जाती है, आए हैं हजरत पिकनिक को और यहाँ भी बदस्तूर सारा इंतजाम उठा लाए, इससे मजा नहीं रहता। तपी दोपहर की हवा पत्तों में मरमाहट लाकर बहती रही। तालाब के बांध पर जामुन की डालों पर कोयल रह रहकर कूकती रही। विनोदिनी अपने बचपन के किस्से सुनाने लगी। माँ बाप की बात, छुटपन की सखी सहेलियों की चर्चा। अचानक उसके माथे पर का पल्ला खिसक पड़ा। विनोदिनी की आंखों में कौतुक का जो तीखा कटाक्ष देख पैनी निगाहों वाले बिहारी के मन में आज तक तरह तरह की शंकाएं उठती रही थी। वह श्याम चमक जब एक शांत सजल रेखा से मंद पड़ गई तो बिहारी ने मानो और ही नारी को देखा। लजीली सती की तरह विनोदिनी एकांत भक्ति से पति की सेवा कर रही है, मंगलमयी माता के समान संतान को अपनी गोद में लिए हुए है। पहले यह छवि क्षण के लिए भी कभी बिहारी के मन में न आई। आज मानो जरा देर के लिए रंगमंच का पर्दा उठ गया और अंदर का एक मंगल दृश्य उसे दिखाई दिया। बिहारी ने सोचा, विनोदिनी बाहर से विलासिनी युवती तो है, पर उसके अंतर मन में पूजा निरत एक नारी तपस्या में लीन है। एक लंबी सांस तोड़कर बिहारी ने मन ही मन कहा,
सही सही अपने को मनुष्य आप नहीं जानता, अंतर्यामी ही जानते हैं। परिस्थितिवश जो रूप बाहर बन जाता है दुनिया उसी को सच समझती है। बिहारी ने बातों के सिलसिले को ना दिया, प्रश्नों से उसे जगाए रखा। आज सुबह ही जगने के जुर्म से थके हुए महेंद्र की नींद 5 बजे खुली। अजीजी से बोला, अरे अब तो चल देना चाहिए, थोड़ा देर और रुके तो, विनोदिनी ने कहा। सामान सहेजने में ही अंधेरा हो गया। नौकरों ने इतने में खबर दी, किराए की गाड़ी ना जाने कहाँ गायब है, ढूंढे ना मिली। गाड़ी बगीचे के बाहर खड़ी थी। 2 गोरे जबरदस्ती उसे लेकर स्टेशन चल दिए। दूसरी गाड़ी ठीक करने के लिए नौकर भेजा गया। कुड़ा हुआ महेंद्र बार बार मन में कहने लगा, आज का दिन ही मुफ्त में बर्बाद हो गया। ऐसी नौबत आ गई कि अपनी अधीरता वह छिपा ना सका। अंजेरिया का चांद धीरे धीरे झुरमुटों की ओर खुले आकाश में आया। सुनसान अकंप बगीचा छाह जोश से झिलमिला उठा। इस माया मंडित धरती पर आज विनोदिनी ने अपने को ना जाने किस रूप में अनुभव किया। उसने जब तरु वीथिका में आशा को जकड़ लिया तो उसमें प्रणय की बनावट जरा भी ना थी। आशा ने देखा विनोदिनी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आशा ने पीड़ित होकर पूछा, भाई आंख की किरकिरी, तुम रो क्यों रही हो? विनोदिनी, कुछ नहीं बहन, सब ठीक है। आज का दिन मुझे बड़ा भला लगा। किस बात से इतना भला लगा? आशा ने पूछा। विनोदिनी, मुझे लगता है मानो मैं मर गई हूँ, मानो परलोक में आई हूँ। यहाँ मानो मुझे सर्वस्व मिल सकता है। अचरज में पड़ी आशा यह सब कुछ ना समझ सकी। मौत की बात सुनकर दुखी होकर कहा, छी, ऐसा नहीं करते बहन। गाड़ी मिली। बिहारी फिर कोच बॉक्स पर जा बैठा। विनोदिनी चुपचाप ही बाहर की तरफ देखती रही। चांदनी में अवाक पेड़ों की पात दौड़ते हुए घने छाया प्रवाह की तरह उसकी आंखों से होकर गुजरने लगी। आशा गाड़ी के एक कोने में सो गई और महेंद्र सारी राह उदास ही बैठा रहा।